Come in, sir. Yes, come. So, मैं से Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे जिससे आपका इंटरव्यू लें हम। सर मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी क्लास 10th एंड 12th सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर से की है। सर इसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच फ्रॉम MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से की है। एंड सर माय हॉबी इज टू रन। हॉबी इज टू रनिंग। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी की है। यस सर। ये बी और बीटेक जी इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जी सर, जो बी टेक है वो थोड़ी सी टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे ज़्यादा फोकस करती है। एंड जो BE है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वो सर थ्योरेटिकल जो है बुक्स ओरिएंटेड ज़्यादा रहती है। आप थ्योरीज और इन पे थोड़ा ज़्यादा उसका रहता है, सब्जेक्टिव ज़्यादा रहती है। तो आपने जब इंजीनियरिंग की है और बहुत अच्छी कॉलेज से की है, अब तो यूनिवर्सिटी है, वो MBM यूनिवर्सिटी है, तो फिर आप जो टेक्निकल लाइन को छोड़कर अब एडमिनिस्ट्रेशन में है वो क्यों जाना चाहते हैं? सर इसमें ऐसा था कि जब मैं अपने कॉलेज ईयर्स में था तब कोविड-19 का दौर आया था। तब मैं अपने घर पे आया, तब मेरी सिस्टर भी उस टाइम RS का प्रिपरेशन कर रही थी, तो घर में माहौल था RS के लिए। तो सर मैंने RS के सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे बहुत जनरल इंटरेस्ट आया। मुझे RS की फंक्शनिंग के बारे में पता चला, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करते हैं, वो उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भाग बनूं और सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकूं। क्या काम है RS के, जो मुख्य रूप से क्या काम करता है RS है वो? सर RS सब डिवीजन लेवल पे ऑफिसर होते हैं। एंड सबसे पहले तो उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन काम रहता है। एंड इसके अलावा सर वो लॉ एंड ऑर्डर को भी संभालते हैं एज ए मजिस्ट्रेट। रेवेन्यू काम भी होता है, लाइक लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना और जो लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना इलेक्शंस में। तो सर बेसिकली ओवरऑल एक बहुत सारे जॉब्स का वो एक मिश्रण है, तो बहुत अच्छी जॉब है। yes. इससे भी अच्छी जॉब है वो UPSC की है। यस सर। जहाँ IAS बनते हैं। यस सर। उसके लिए क्यों नहीं ट्राई किया आपने? सर एक्चुअली जब मैंने 2021 में अपनी ग्रेजुएशन की थी तो उसके जस्ट 2 महीने बाद ही RS का एग्जामिनेशन था। एंड मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था एंड मैंने मेंस लिखा था, लेकिन मेंस अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो सर इसी रीज़न की वजह से मेरे को एक फाउंडेशन मेरा प्रिपेयर हो गया था एंड RS की मैं साइकिल में आ गया था। तो फिर मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया RS के लिए एंड UPSC के लिए। सर अब मैं प्रयास कर रहा हूँ। UPSC के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम RS के लिए हैं, वो आपको क्यों चूज करें? क्योंकि आप तो UPSC में चले जाएंगे और यहाँ फिर एक सीट हमारी खाली रह जाएगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। RS में अगर लाइक मुझे एक स्टेट प्रेफरेंस भी थोड़ा सा RS का एक मोटिवेटेड लगता है कि मैं अपने खुद के स्टेट में रह के काम करूं और यहाँ पे डेवलपमेंट करूं। UPSC में सर थोड़ा कैडर का भी एक प्रॉब्लम रहती है एंड आप नेशनल लेवल पे फाइट करते हैं। एंड RS में लाइक आप अपने स्टेट में ही यानी कि RS केवल आप इसलिए चूज कर रहे हैं कि इसमें कैडर राजस्थानी रहता है, तो ऐसा राजस्थान से क्या लगाव है कि जो बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो आप उसके लिए वो छोड़ने के लिए तैयार हैं? सर ऐसा नहीं है कि RS उससे बेटर है या फिर एक प्रेफरेंस का। जो भी एग्ज़ाम साइकिल मेरी चल रही थी तो उसमें RS का मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी एंड एक मोटिवेशन था, क्योंकि RS भी बहुत उतने ही अच्छे से काम करता है UPSC के ऑफिसर की तरह, IAS ऑफिसर की तरह। सर IAS ऑफिसर भी एक अच्छी जॉब है, बट सर अभी मैं उसके लिए प्रयास इतना नहीं कर पाया हूँ जितना मैंने RS के लिए अपनी मेहनत की है 3-4 साल की। आजकल एडमिनिस्ट्रेटरों से है वो पॉलिटिकल जो नेता हैं जी उनकी है वो बहुत ज्यादा नहीं बनती है और उनसे उनका तालमेल नहीं बैठता है। yes, तो एक बहुत बड़े क्वालिफाइड जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनसे वो जो बिल्कुल क्वालिफिकेशन में बड़ी लो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जी उनसे है वो काफी कहासुनी हो जाती है। तो इस ऐसी स्थिति में है वो काम करने का माहौल ही नहीं बन पाता है।
ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना चाहिए हमें? जी सर, सर कभी कभी कुछ मतभेद हो सकते हैं, कोई आपकी आइडियोलॉजी जो है वो आपकी मैच नहीं कर पाती एक पॉलिटिकल लीडर से, बट आपका जो एज एन आरएस ऑफिसर आप हैं, तो आपका कर्तव्य पब्लिक वेलफेयर की तरफ एंड सोसाइटी की तरफ है एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ज़्यादा है। तो आपको वो वैल्यूज़ को अपहोल्ड करना है, और अगर कोई ऐसा काम है जो इलीगल है तो आप उनको साफ मना करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल हो गए हैं वो, yes. तो कुछ ऐसे केसेस बताइए जिससे ये लगता है कि अधिकार मिला है और संविधान की रक्षा हुई है। जी सर, सर सबसे बड़ा केस तो केशवानंद भारती केस है जो 1973 में था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली बताया गया था, एंड इससे जो भी अमेंडमेंट्स है आप बेसिक पार्ट में नहीं कर सकते, तो ये एक संविधान की रक्षा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण केस था। इसके अलावा सर ए.के. गोपालन केस है, रिजर्वेशन को लेके इंदिरा साहनी केस है, मिनर्वा मिल्स केस है जुडिशियल रिव्यू के लिए। एक राजस्थान का भी केस है सर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का एक केस है, सज्जन सिंह 1965 का। और एक राजस्थान का और बहुत बड़ा चर्चित केस है इसमें है जो, सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं हो पा विशाखा गाइडलाइंस गाइडलाइंस का भी केस 1990। क्या है ये विशाखा गाइडलाइंस है? सर जब 1990s के दौर में एक बहुत बड़ा केस हुआ था बबरी देवी के उनके मतलब बबरी देवी का एक केस हुआ था, तब वर्क प्लेस पे वेल डिफाइंड गाइडलाइंस नहीं थी सेक्सुअल हरासमेंट को लेके, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस बनाई थी जहाँ पे ऑफिस प्लेस में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट विमेन के साथ होता है उसको ख़त्म किया जा सके, एंड एम्प्लॉयर और इन सबकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया था। नाम विशाखा क्यों रखा गया इसमें? सर बेसिकली जो नाम था वो एक लाइक एनोनिमस नाम रखते हैं जिससे आइडेंटिटी का वो ना हो पाए, या कोई एनजीओ का नाम था विशाखा? सर अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, शायद आप सही कह रहे हैं, एनजीओ का भी नाम हो सकता, सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा। नेता प्रतिपक्ष कौन है अभी संसद में? सर श्री राहुल गांधी अभी यात्रा पे निकले हुए हैं। वोट चोरी, जी सर, क्या ये वोट चोरी का जो शब्द है ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है, या इस तरह के शब्द को हमें है वो काम में लेना चाहिए? सर ये शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं पर भी नहीं है, बट ये एक पॉलिटिकली बनाया गया शब्द है आपकी जो रूलिंग पार्टी है उस पर प्रेशर डालने के लिए। बेसिकली एक उन्होंने एक सर्वे किया था बेंगलोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उनको थोड़ी सी रेगुलरिटी ऑफ वोटिंग्स दिखी, तो उन्होंने प्रेशर बनाने के लिए। बेंगलोर में या बिहार में? सर बेंगलुरु में उन्होंने एक सर्वे किया था बेसिकली, एंड अभी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो बिहार में निकाल रहे हैं, तो वो सर्वे में थोड़ी रेगुलरिटीज आई थी, तब उन्होंने इस शब्द का यूज किया था थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए ईसीआई एंड रूलिंग। इस शब्द पर है वो मुख्य चुनाव आयुक्त ने है वो उनको नोटिस भी भेजे है। जी सर, सर उन्होंने ईसीआई जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने श्री राहुल गांधी को ये बोला है कि अगर आपको आपके तथ्य सही लगते हैं तो आप इसको एक ओथ पे सबमिट कीजिए, और जो भी आपके एलिगेशंस है फिर उसकी जांच होगी। ईसीआई ने इसको डिफेंड किया है कि वोट चोरी जैसा कार्य वो नहीं करते हैं, देश की डेमोक्रेसी को खतरे में नहीं ला रहे हैं। विपक्ष अब उनके ऊपर भी इम्पीचमेंट है वो लाने की बात कर रहा है। जी सर, ये क्या होता है इम्पीचमेंट है वो, क्या प्रोसीजर है इसका है? जी सर, बेसिकली ऑपोजिशन को लग रहा है कि चुनाव आयोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, मेजर सीईसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है हटाने का प्रोसेस। सर इसमें एक बेसिकली रेजोल्यूशन लाया जाता है लोकसभा में 100 मेंबर्स का एंड राज्यसभा में 50 मेंबर्स का, उसको बेसिकली प्रेसिडेंट को दिया जाता है, देन स्पीकर एंड जो चेयरमैन है राज्यसभा के एंड लोकसभा के वो उसको चेक करते हैं, पास करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। फिर सर एक 3 मेंबर कमेटी बनती है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के कोई जज
एमिनेंट जूरिस्ट एंड वन चीफ जस्टिस फ्रॉम हाई कोर्ट होते हैं, वो एलिगेशंस को देखते हैं एंड देन अगर उनको लगता है ये सही है तो उसको पास ऑन कर देते हैं टू डिफरेंट। अभी कोई इम्पीचमेंट चल रहा है जिसके लिए कमेटी बनी हुई है? सर इन रिगार्डिंग किसके मतलब ये अभी चल रहा है लोकसभा और वो राज्यसभा में इम्पीचमेंट का कोई केस चल रहा है अभी, जिसके लिए कमेटी भी है वो फॉर्म हो चुकी है। सॉरी सर, जस्टिस वर्मा, जसवंत वर्मा के खिलाफ। यशवंत वर्मा जी, हाँ ये सर, ये हाई कोर्ट के जज है, दिल्ली हाई कोर्ट के, इनके खिलाफ एलिगेशंस लगे हैं करप्शन के, तो इनको इम्पीचमेंट के लिए है। नहीं चल रहा है इनके खिलाफ, तो इम्पीचमेंट की इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट हो गई जी सर। 3 मेंबर्स की कमेटी जो आपने बताई अभी, जी सर। वो कौन कौन है 3 मेंबर्स उस पे कमेटी में है? सर एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सॉरी सर इसके बारे में जानकारी नहीं है अभी, जानकारी नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, जो अभी एक तो डोनाल्ड ट्रंप से हमारा है वो टैरिफ को लेकर है, वो काफी विवाद चल रहा है और बड़ा विवाद चल रहा है। जी सर। पेनल्टी भी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी की जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो भारत की रेटिंग्स हैं वो बढ़ा रही हैं। जी सर। ऐसा क्यों? जी सर, सबसे पहले तो जो ट्रम्प जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, उन्होंने बेसिकली एक तरीके से इम्पोज किया टैरिफ को अपने ऊपर, इंडिया को एक डेड इकोनॉमी बताया है। एंड जो आप बता रहे हैं S&P एक स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है, उन्होंने इंडिया की रेटिंग BBB कर दी है। तो इसका ये रीजन है कि एक्चुअली में तो इंडिया की इकोनॉमी अच्छी बढ़ी रही है, एंड RBI के गवर्नर जो संजय मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने भी इस इकोनॉमी के बढ़ने का काफी वो दिया है, साक्ष्य दिए हैं कि लाइक अपना जो ग्लोबल, यहाँ के लोग तो साक्ष्य देंगे ही, RBI के गवर्नर को तो साक्ष्य देने ही पड़ेंगे। यस सर। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति तो इसको डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। सर वो बेसिकली इंडिया पे एक तरीके से अपना एक हेजेमनी जो USA की होती है वो इम्पोज कर रहे हैं, थोड़ा सा एक प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली में इंडिया ने जो उनकी बातें हैं जो वो मानी नहीं, लाइक रशिया के साथ क्रूड ऑयल का संबंध खत्म करना, चाहे वो एग्रीकल्चर एंड डेयरी एक्सपोर्ट्स को ओपन करना, तो अब वो थोड़े से एक तरीके से फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट्स हैं जो वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए दे रहे हैं। तो इसमें है जो हमें है वो डोनाल्ड ट्रंप की बात है वो मान लेनी चाहिए कि रशिया से हमें जो क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए, जिससे कि हम इस पेनल्टी से बच सकें। क्या इस तरह का डिसीजन है वो इकोनॉमी के हिसाब से लिया जा सकता है? सर एक्चुअली में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि वो जो अपने ये जो क्रूड ऑयल रशिया से ले रहे हैं ये नेशनल इंटरेस्ट में ले रहे हैं, और 1.4 बिलियन पीपल जो है उनकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं, और इंडिया एक सॉवरेन देश है जो अपने डिसीजन खुद लेता है। तो ये हमें जो ट्रम्प प्रेशर बना रहे हैं उसमें ना आकर अपने देश के हित के बारे में सोचना चाहिए, एंड गवर्नमेंट भी यही सोच रही है सर। ठीक है, ठीक है। इंडिया सोवरेन देश है। यस। इसका संविधान किसने बनाया, जिस समिति ने बनाया, क्या वो सोवरेन थी? सर इनिशियली जब आज़ादी से पहले वो सोवरेन नहीं थी, वो अंडर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी, बट आज़ादी के बाद उनको एक फ्री विल मिल गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जितना मुझे सर याद आ। ठीक है। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, यस। कौन थे जयनारायण व्यास साहब? सर ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, नॉमिनेटेड भी एंड इलेक्टेड भी, थर्ड नॉमिनेटेड एंड सेकंड इलेक्टेड। ये एक तो होता है नॉमिनेटेड, एक होता है इलेक्टेड। जी सर। और भी कोई तरीका है क्या मुख्यमंत्री बनने का? सर इसमें जैसे गवर्नर होता है, कभी कभी हंग असेंबली हो जाती है, तब गवर्नर है जो वो CM को नियुक्त कर सकता है। वो क्या होगा? सर उनको अपना बेसिकली मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी, जो भी सदन है उससे। नॉमिनेटेड होगा, इलेक्टेड होगा, या सर वो अपॉइंटेड होगा? सॉरी सर इसका शब्द तीनों में डिफरेंस क्या है?
सर जो इलेक्टेड है वो तो बेसिकली जो डेमोक्रेसी के तहत वोटिंग के तहत होता है वो होता है। नॉमिनेटेड में जो मेंबर्स होते हैं लाइक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं वो उनको नॉमिनेट करते हैं। बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जब जो जनता के प्रतिनिधि है वो अपने लीडर को चुने। सर थर्ड वाला एक ये जो हम असेंबली जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं। सर नॉमिनेट अभी वर्तमान में सीएम कौन है? श्री भजन लाल जी शर्मा। भजन लाल जी शर्मा। इनको किसने चुना? कि डायरेक्ट जनता ने चुना? किसने चुना? सर उनके जो भी जो पार्टी मेंबर्स हैं उन्होंने। और तो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट ये भी नॉमिनेटेड है आपने जैसा बताया? सर नॉमिनेटेड आपने जैसा बताया उसके अकॉर्डिंग तो नॉमिनेटेड हो गए। सर इसमें ऐसा होता है कि सर थोड़ा सा मैं अभी प्रोसेस ठीक मैं याद नहीं हो पा रहा है कि ठीक है, फिर डिफरेंस की कोशिश ना करें। सॉरी फिर आगे चलें। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। एक तो होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। जी सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है वो बेसिकली जो बड़े जैसे अप्लायंसेस होते हैं उन पे काम करती है। एंड जो लाइक एसी हो गया, कूलर, इन सब चीज़ों का लाइक इलेक्ट्रिसिटी का जो फंक्शनिंग होती है उससे रिलेटेड काम होते हैं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन चीज़ों को देखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली माइक्रो लेवल, एक सीधे शब्द में बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैक्रो लेवल पे काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग माइक्रो लेवल पे काम करती है। उदाहरण बता दीजिए मुझे। तो सर जैसे ये एसी है तो इसमें जो बिजली आएगी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तहत आएगी और इसके जो मेजर काम है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसे मेजर काम? सर लाइक जैसे बाहर जो यूनिट है वहाँ से इस एसी इंडोर यूनिट तक बिजली आना। लेकिन सर जो इसको हम रिमोट कंट्रोल से ऑन करते हैं एंड जो अंदर टेम्परेचर सेट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के तहत। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, क्या क्या चैलेंजेस राजस्थान के परिदृश्य में देखा जाए तो? जी सर सबसे पहले तो लाइन लॉसेस देखी गई है क्योंकि बहुत लंबे लेवल पे हमें लंबे डिस्टेंसेस पे हमें ये इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है तो लाइन लॉस हो जाते हैं। सेकंड सर इलेक्ट्रिसिटी की चोरी भी एक इसमें आ जाती है कि आप सर इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि हर गांव तक बिजली पहुंचे। कई बार ये भी समस्या देखी गई है और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी। एंड सर कभी कभी तार टूटना एंड ये सब चीज़ें भी एक प्रॉब्लम है। क्या इनके सजेशंस के सुधार कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी चोरी की बात करें स्पेशली जी तो उसमें सुधार कैसे क्या किया जा सकता है? आप सजेशंस दे सकते हैं? जी सर इलेक्ट्रिसिटी चोरी जो होती है वो एक तरीके से टैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर होती है। तो हम एक तरीके से एक इंसुलेटर लगाते थे, उसको ABC वायर बोलते हैं, एरियल बंडल्ड, सर एग्जैक्टली फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा। तो ABC वायर में इंसुलेशन होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी आप डायरेक्ट टैप करके नहीं ले सकते। तो सरकार इसको लगा रही है एंड जो मेजर इलेक्ट्रिशियंस हैं वो ही इस पे काम कर सकते हैं अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी। ये तो सरकार कर रही है। जी सर। आप अपनी तरफ से कुछ सजेशन दीजिए, कोई एक दो। सर एक तो स्मार्ट मीटर्स भी है, उनका ये कर रही है सरकार। है सर। एंड सर खुद के उसमें हम ये देख सकते हैं कि खुद ना करें। सबसे पहले जो आपके एक सिविक सेंस कहता है कि आप खुद चोरी ना करें एंड मिसाल बने लोगों के लिए, एग्जाम्पल बने। एंड सर खुद आप देख सकते हैं कि कैसे आपके कोई मीटर में गड़बड़ी तो नहीं आ रही, ज़्यादा बिल तो नहीं आ रहा, फिर आप थोड़ा चेक खुद भी कर सकते हैं। चोरी की बात कर रहे हैं हम तो, इसमें खुद के मीटर में देखेंगे बिल ज़्यादा आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे क्या मतलब हुआ? चोरी को रोकने के सजेशंस मांग रहा हूँ सर कॉमन इंसान के द्वारा या फिर SDM जो होता है। बीइंग द SDM मान लो, कॉमन इंसान मान लो, कैसे भी करके आप तो सजेशन दे दीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी को कैसे रोका जा सकता है। ऐसा कोई सजेशन जो वर्तमान में कंपनियों और सरकार के द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। जी सर। कैन आई टेक सम टाइम टू थिंक? या सर इसमें AI का भी यूज़ लिया जा सकता है। स्मार्ट ग्रिड्स जो है अभी सरकार वहाँ तक पहुँच रही है, अभी फुल्ली लागू नहीं किया गया है,
लेकिन हम स्मार्ट ग्रिड्स अगर बना देते हैं तो उससे हमें बिजली चोरी का पता भी लग जाएगा। एंड जैसे एक एरिया में कितनी बिजली गई और आपने कितनी बिजली भेजी, इसमें अगर निरंतरता नहीं है तो फिर आप पता लगा सकते हैं बिजली चोरी। थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज़ लिया जा सकता है। वो तो सरकार को पता होता है सर कि चोरी हो रही है, जी कंपनियों को पता होता है चोरी हो रही है, हर जगह हो रही है। जी ठीक है, चलो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मोड क्या क्या हो सकते हैं? सर हम कोल जो थर्मल है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर हम इसके अलावा जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस है इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर रिन्यूएबल एनर्जी से अब आज कल ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा है, लाइक जैसे? सोलर, विंड, बायोमास, बायोगैस। ठीक है, और सर एक इम्पोर्टेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हम कर सकते हैं। सबसे मेन तो वही है, उसी को आप बोल रहे हो। सर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हम जो डैम्स होता है उससे हम पानी को बहा के हम इलेक्ट्रिसिटी। कैसे क्या? सर जो टर्बाइन्स होती है जो डैम के अंदर, हम पानी को एक लेवल से हम जब गिराते हैं तो वो टर्बाइन्स घूमती है एंड इससे एक मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, टर्बाइन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सॉरी सर इसका टर्बाइन की क्या फंक्शनलिटी होती है? सॉरी सर इसका अब तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बेसिक का तो पता होना चाहिए। सर एक बार मैं देख राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी की कितनी कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है? सर सब मिला के मतलब रिन्यूएबल होना सर अराउंड 26,000 मेगावाट सब मिला के? सॉरी ये रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा बताया मैंने आपको। सर नॉन रिन्यूएबल वाला याद नहीं आ रहा, सॉरी। रिन्यूएबल एनर्जी एसडीजी के कौन से एसडीजी में है, कुछ रिकॉल कर पाओगे? हाँ सर थोड़ा सा अगर मुझे काउंट करना पड़ेगा एसडीजी में। हाँ कर लीजिए ना। सर 7। बिल्कुल बिल्कुल, गुड। अच्छा, इसमें राजस्थान का क्या स्टेटस है, राजस्थान की स्थिति क्या है? सर हम सोलर एनर्जी में तो अभी बेसिकली फर्स्ट पे हमने 100 स्कोर किया है। तो एसडीजी में राजस्थान सबसे अच्छा कर रहा है, देश के लिए एक एग्जांपल है। विंड में हम थोड़े एक दो स्टेट से पीछे हैं, लाइक गुजरात, तमिलनाडु, ये ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो स्टेटस अभी अच्छा है राजस्थान का, एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अभी सोलर एनर्जी के लिए जो प्लांट, सोलर एनर्जी जो कंपनियां हैं, उनको लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। क्या विवाद है? राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। सर सोलर प्लांट्स लगाने के लिए सर पेड़ काटने को लेकर कुछ विवाद है शायद। सर जितना मुझे याद आ रहा है उसमें यही विवाद है कि जो यूजेबल लैंड है उस पे सोलर प्लेट्स को लगाया जा रहा है, और विवाद यही है कि एक बेसिकली लैंड नहीं मिल पा रहा है कंपनीज को अब जो सोलर प्लेट्स है उनको स्थापित करने के लिए। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन से वो भी चाहिए होता है क्लियरेंस लैंड का यूज लेने के लिए, वो भी। पेड़ काटने को लेकर विवाद है, मैंने सर direct पेड़ बता काट दिया आपको। जी सर मैंने बता दिया आपको, फिर आप घुमा क्यों रहे हो बात को? सर एक ये भी प्रॉब्लम जो मैंने आप वाली प्रॉब्लम तो है ही। विवाद उसी को लेकर है, मेन विवाद उसी को लेकर है कि आप पेड़ काट रहे हो। जी सर। ये आपके भाटी जी जो विधायक हैं, वो पिछले दिनों कई दिनों बैठे थे, धरने वगैरह पर भी बैठे थे। जी। और अभी उसके लिए हुआ है कि भाई आप एक पेड़ काटते हो तो आपको 5 लगाना पड़ेगा। ऐसा सोलर कंपनीज के लिए कल ही गवर्नमेंट ने वो किया है। जी। अच्छा, एक स्मार्ट मीटर की बात चल रही थी। स्मार्ट मीटर और जो नॉर्मल मीटर, ट्रेडिशनल मीटर है, जी सर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या मतलब ये स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है। इधर झुंझुनू साइड में तो कई दिनों तक बंद भी है, अभी कई दिनों से लोग बंद कर रहे हैं, लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और वहां लगाने जाते हैं उन लोगों को पकड़ के बिठा रहे हैं कि नहीं लगवाने देंगे। क्या मुद्दा क्या है ये सर? अभी थोड़ा सा बताइए मेरे को। जी सर अभी आपने जैसे बताया ये झुंझुनू साइड में जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था कि स्मार्ट मीटर्स हटाने के लिए, हटाने नहीं, लगाने नहीं देने सर। लगाने, क्योंकि सरकार एक्चुअली कंसल्ट नहीं कर रही है, और एक तरीके से उन्होंने जो एक जीनस करके कंपनी है
उनको एक टेंडर दिया है कि आप इनको लगाइए, बट वो अभी बहुत ज़्यादा, एक तो सबसे पहले बैकलॉग में चल रही है। सर स्मार्ट मीटर्स एंड नॉन स्मार्ट मीटर्स में आपने टेक्निकल डिफरेंस पूछा, उसमें सबसे पहले तो ये है कि सर जो नॉन स्मार्ट मीटर्स होते हैं उनमें मैनुअल रीडिंग वगैरह आती है, एंड उसमें बेसिकली जो आप इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट वगैरह है वो भी होता है, और लोग थोड़ा सा उसको डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर्स का लगाने का ये उद्देश्य था कि ये सारी प्रॉब्लम्स हटाई जाए। लेकिन और जो स्मार्ट मीटर्स होता है सर, उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, जो डेटा है वो टू वे कम्युनिकेशन से जाता है, लाइक जो भेज रहा है वो और जहाँ आ रही है वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन जाता है, तो आपको मतलब डिजिटल हो जाता है पूरा सिस्टम। अब सर विवाद ये है कि विवाद तो ये मैं बता देता हूँ, मैं झुंझुनू से ही हूँ, और विवाद तो मेन रूप से देखा गया ये है कि सब सारा का सारा कंट्रोल कंपनी के ऑफिस में है जी। वहीं से वो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्शन को रिज्यूम कर सकते हैं, वहीं से सारा सिस्टम है। और वो लोग कह भी रहे हैं कि भाई आज मीटर लगवा लो और मीटर के जस्ट आगे आप ट्रेडिशनल मीटर लगवा लो, दोनों की रीडिंग चेक कर लेना, सेम आएगी। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि ये 15 दिन तक आप चेक करवाओगे तब तक तो सेम आएगी, लेकिन 16वें दिन जब आप आगे का ट्रेडिशनल मीटर हटा दोगे, देन आप कंट्रोल तो आपके ऑफिस में, कंट्रोल तो आपके हाथ में है, तो वहां से आप मीटर को फास्ट चलाओगे। जी सर। सर इसमें तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि वो वहीं से सारा कंट्रोल करें, तो फिर उसको स्लो चला सकते हैं, फास्ट चला सकते हैं, ऐसा कुछ है? यस सर, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंपनी जो है वो भेज सकती हैं, रेगुलेट कर सकती हैं। इसमें एक प्रीपेड प्लान होता है, आप पहले से पे कर देते हैं और उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी है वो भेजती है कंपनी। तो कई बार अगर आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, तो अगर जैसे प्राइवेट कंपनीज है थोड़ा सा अपना प्रॉफिट देख सकती हैं इन चीज़ों में, तो एक तरीके से इसका विवाद इस वजह से भी है कि ये आप थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, बिल्स बढ़ रहे हैं लोगों के। सर ऐसा बताया जा रहा था कि पहले तो सही आ रहे थे कुछ महीनों में, फिर बिल्स डबल हो गए, कई जगह तो लाखों में बिल्स आ रहे हैं, इसको लेके फिर एक विवाद है। तभी क्या ये पॉसिबल है, मतलब कि भाई ये वास्तविकता है या फिर ये हवा बन रहा है? सर क्या पता ये एक टेक्निकल एरर भी हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है जो गलती से ज्यादा दे दी गई हो, या फिर कोई फॉल्ट हो। अभी इसका उन लोगों का कहना ये है कि भाई आपके हाथ में है, मीटर को स्लो चलाओगे या फास्ट चलाओगे, क्योंकि सिम की तरह से हो गया वो तो डेटा जो हाँ डेटा सारा वहीं से, तो बोले आप तो तुरंत बोले उसमें उसको फास्ट चला लोगे और कंजम्पशन कम हो रहा है तो भी आप ज्यादा दिखा दोगे, हमारा बिल बढ़ जाएगा। जी सर। आपके हाथ में कभी कम दिखा दो कभी ज्यादा दिखा दोगे। सर ये एक पॉसिबिलिटी है एंड सरकार को भी इस पे एक रेगुलेशन देखना चाहिए। ठीक है, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे। जी। आपने कहा डेड इकोनॉमी, सर ने पूछा कि ट्रम्प साहब ने कहा इंडिया और रसिया की इकोनॉमी है और डेड इकोनॉमी है, और आपने कहा कि ये डेड इकोनॉमी नहीं है। अब डेड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डेड इकोनॉमी, इसके फेवर में आप अपने कुछ तर्क दीजिए। जी सर। कि क्यों नहीं है? जी सर। सर सबसे पहले तो इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, जर्मनी को पीछे कर सकता है इन कुछ ईयर्स में। तो जर्मनी को पीछे कर देगा तो 3rd बन जाएगा। ठीक है। एंड सर इसके अलावा सबसे पहले तो यहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इकोनॉमी डेड नहीं हो सकती। सप्लाई एंड डिमांड दोनों में बहुत अनुरूपता है, लाइक डिमांड पॉपुलेशन होने की वजह से ज़्यादा है। सर इसके अलावा डिजिटल हो रही है हमारी इकोनॉमी, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है, तो एक तरीके से इकोनॉमी बूस्ट ही हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आरबीआई गवर्नर जो है उन्होंने जो तथ्य दिए थे उसमें ये था कि हमारी जीडीपी 6.5% अराउंड है, एंड जो ग्लोबल एवरेज है वो 3 to 4% है। एंड इसके अलावा सर एक और चीज, आईएमएफ ने भी कुछ बोला है भाई, अपन इंडिया की बातों को तो माने या नहीं माने, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ ने भी बोला है, वर्ल्ड बैंक ने 6% डेटा दिए। वो डेटा क्या दिए सर? उन्होंने जीडीपी का प्रोजेक्शन है वो 6% के अराउंड बताया है, जो ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है। एंड सर इसके अलावा एक और चीज है कि जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो भी हमारा ज्यादा है, मतलब अराउंड डबल डिजिट में है। ये आरबीआई गवर्नर ने ही एक डेटा जो था वो बताया। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, अच्छा ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया का, ठीक है, वो अराउंड 15% to 16% है, जो कि काफी कंट्रीज से ज्यादा है। तो इन तथ्यों से देखा जा सकता है कि इकोनॉमी डेड नहीं है। ओके गुड। सर एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से आप, क्या है ये एमबीएम?
सर ये एक व्यक्ति का नाम है मगनीराम बांगड़ जी। इसका पूरा फुल फॉर्म है मगनीराम बांगड़ मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज। कौन थे मगनीराम बांगड़? सर ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जब उस टाइम पे, एंड इन्होंने जो कॉलेज है उनके उसके फाउंडेशन के लिए काफी डोनेशन दिया था, तो उनके नाम पे ये इन्होंने दिया था? इनके भाई हैं राम कुंवर जी शायद, उन्होंने 2 लाख रुपए उस टाइम पर डोनेशन दिया था। 2 या 5? सर एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं, पर लैक्स में दिया था अराउंड। कौन सी चीज एग्जैक्ट याद है आपको? विशाखा वाले मामले में आप कह रहे हैं कि एनोनिमस नाम है, एमबीएम के मामले में कह रहे हैं कि एग्जैक्ट याद नहीं है, स्मार्ट मीटर के बारे में बता रहे हैं कि साहब विवाद है। क्यों है ये स्मार्ट मीटर? कोई ब्यूटी पार्लर से निकल के आते हैं कि सर स्मार्ट कैसे हो जाते हैं ये? तो सर- क्रीम व्रीम लगा के तैयार करते हैं इनको, या कुछ और है कुछ मामला? नो सर, तो सर स्मार्ट का ये मतलब है कि आप इसको बेसिकली रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, तो आप अपने हिसाब से इनको वो कर सकते हैं यूटिलाइज, ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या कंजम्पशन कितना कर रही है, और कितनी आपको एक तरीके से अलर्ट भी कर सकती है। अगर आपने प्रीपेड प्लान लिया है तो समझ लीजिए आपने एक लिमिट लगा दी कि हमें 100 यूनिट से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये आपको सिग्निफाई कर देगा, ये बता देगा कि आपका स्मार्ट कहने का लॉजिक क्या है? सर ये एफिशिएंट बना रही है सिस्टम को, इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है घर में, बेसिकली ये पूरे सिस्टम को एफिशिएंट बना रही है, इसलिए उसको स्मार्ट कहा है। आर यू श्योर? सर जितना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से ऐसी बात गले नहीं उतर रही मेरे। सर इसमें यही चीज़ है कि जो डिजिटलाइजेशन हुआ है इससे हम ट्रैक रख सकते हैं सारी चीज़ों का, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसा क्या होता है? आप थोड़ा बेसिक्स पे जाइए ना। स्मार्टफोन, स्मार्ट मीटर, जिस चीज के आगे अपन स्मार्ट लगा रहे हैं उसमें क्या वो होता है, अब आप सोच पाएंगे। मैंने आपको हिंट दिया। सर जिस चीज़ के आगे स्मार्ट लग जाता है बेसिकली वो डिजिटल एंड इंटरनेट का यूज़ लेके हाई टेक हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी उसकी और एनहांस हो जाती है, सर इसलिए स्मार्ट। अब इसमें क्या टेक्नोलॉजी एनहांस हो गई, अब आप बताएं। सर आप अपने मोबाइल पे एक ऐप आती है, उसमें आप देख सकते हैं पूरी जो भी इसमें फंक्शनिंग हो रही है, कैसे हो रही है, 2 वे कम्युनिकेशन आपका होता है स्मार्ट मीटर से। ठीक है, ये सारी बातें तो आप सर को कह चुके हैं। जी जितनी देर आपका और सर का डिस्कशन चला, जी उन सारी बातों से मैं सहमत नहीं था पूरी तरह से कि ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। जी और अगर एक जानकार व्यक्ति हो जी तो कोई समस्या ही नहीं है। मतलब स्मार्ट मीटर के इनकॉर्पोरेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी कैसे? आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आपके घर के अंदर स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, आपका स्मार्ट मीटर गलत रीडिंग दे देता है, आप उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते सोचिएगा, आप तुरंत सोच पाएंगे कि नहीं मेरा कंजम्पशन तो ये था लेकिन ये हो गया, जी सर। और सारी बातों का समाधान हो जाएगा। जी सर इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट जो है वो थोड़ा सा देखा जा सकता है, क्योंकि लोगों का अगर कुछ कहना है तो उसको भी चेक करना चाहिए। भाई मेरा सवाल आप समझे क्या? सॉरी सर, एक बार आप कि मान लीजिए मेरे घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, जी उसकी रीडिंग आ गई मान लीजिए 2 लाख रुपए का बिल, जी और मैं सरकार को काउंटर वेरीफाई कर सकता हूँ कि मेरा बिल 2 लाख नहीं, मेरा बिल तो सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए था। जी सर। मैंने एक हाइपोथेटिकल दिया, ये तो 2 लाख और 2000 Yeah, रुपए। yes. कैसे प्रूव करेंगे आप मेरा बिल 2000 रुपए है? सर इसमें तो मीटर 10th क्लास का बच्चा बता सकता है, आप तो सोच के बताइए कि मेरा बिल 2000 रुपए है और मैं उसको क्रॉस वेरीफाई भी करवा सकता हूँ। कि एवरेज बिल क्यों नहीं ले सकते हैं? सर पूरे साल का। सर आप अपनी प्रीवियस रीडिंग की जो बिल है वो भी तो दिखा सकते हैं कि एकदम से इतना स्पाइक कैसा है, लाइक अपने पहले जो बिल यूनिट की कैलकुलेशन जानते हैं? वाट इंटू आवर इंटू डे बाई 1000। यस तो मैं अपने घर के सारे अप्लायंसेस बताऊंगा, ये XYZ अप्लायंसेस हैं, इनके आधार पे ये कंजम्पशन होना चाहिए प्लस 10% एक्स्ट्रा। पर सर वही वाली बात है, कोई एक्चुअली में इसको वो कर रहा हो यूज को अलग कर, मतलब आप बता सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, सही बात है, बट कई बार कई लोग बिल ज्यादा इसलिए भी आ सकता है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट अलग से यूज कर रहा हो, बता नहीं रहा हो।
अगर फिर भी मैं बेसिक तो प्रूव कर सकता हूँ इन जी दोनों सर, चीजों को मद्देनजर रखकर जी कि प्रीवियस बिल मेरा ये था, इस बार मेरा बिल ये है, मेरे घर में ये अप्लायंसेज हैं, इनके आधार पे कैलकुलेट किया जाए तो नंबर ऑफ यूनिट्स ये होती है Yes. एंड नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट चार्ज एंड मेरा बिल ये होना जी चाहिए। सर। और मेरा प्रीवियस हिस्ट्री पिछले 4 साल की ये है, 1-2 दिन की विगत मैं पूरे 4 साल की बता सकता हूँ अब तो। जी सर, जी। सही बात है सर। हाय। तो फिर उसका समाधान क्यों नहीं किया जा सकता, फिर इतना बवाल चल क्यों रहा है? सर अभी लोगों को चलो छोड़िए, बाहर निकलते हैं मीटर की दुनिया से। जयपुर, जी जयपुर जो डिजाइन किया गया जी वो जर्मनी के एक शहर के ऊपर आधारित था। कौन सा था वो शहर जर्मनी का? सर ये तो जितना मैंने पढ़ाया था तो बगदाद नो, और जर्मनी, जहां से सवाई जयसिंह ने प्रेरणा ली। सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं। ठीक है, किस मॉडल पे बसाया गया जयपुर को? कंस्ट्रक्शन मॉडल क्या था? टेक्निकल नाम बताइए, सामान्य नाम बताइए, दोनों बताइए, चलो कोई सा भी एक सर बताइए। एक 9 स्क्वायर थ्योरी का, क्या कहते हैं इसको? 9 स्क्वायर थ्योरी सर। इसमें जो रास्ते हैं ये चेस बोर्ड की तरह होते हैं बेसिकली। ओके, इसको क्या नाम दिया था पंडित जगन्नाथ सम्राट ने? सॉरी सर, पदम विन्यास मॉडल। सॉरी सर इसका बाद में जयपुर की ही को ही आधार बनाकर जी सर। एक और शहर बसाया गया भारत में, कौन सा था और किसने बसाया था, किसने किया था उसे डिजाइन? सॉरी सर। चंडीगढ़, ली कार्बूजियर। हाँ, सर चंडीगढ़ का मॉडल। सड़कें संपूर्ण पर काटे उसका क्या फायदा होता है? सर इसमें सर एक सिमेट्री का एक एंगल रहता है ज़्यादा। आप बेसिकली सिमेट्री से ही एक एंगल रहता है। सॉरी सर इसका मतलब एग्जैक्टली ओके, नेक्स्ट ये बताएं, जयपुर के वास्तुशास्त्री आर्किटेक्चर कौन थे? सर विद्याधर भट्टाचार्य। ओके, और ज्योतिषी? सर सर याद नहीं है, पंडित विट्ठल सर, एग्जैक्टली याद नहीं। ठीक है, और ठेकेदार जो मैन उसको बनाने वाले, कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा गाइड करने वाले थे? हाँ सर। हवा महल के बारे में क्या जानते हैं? सर हवा महल 1799 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह जी ने। क्यों करवाया था? सर इसमें जो विंडोज थी उससे जो महारानियां हैं उस टाइम पे वो तीज और गंगौर के प्रोसेशन देख सकती है, वो ये था। टोटल कितनी विंडोज है इसमें? सर 953 ओके, झरोका बोलते हैं इसको। ठीक है, जी सर। और सर इसमें 5 मंजिला ऐसे 5 बेसिकली पांचों के नाम बताओ नीचे से ऊपर सीक्वेंस से। सर सीक्वेंस से याद नहीं, बट ऐसे एग्जैक्टली भी सर याद नहीं आ रहा। सॉरी सॉरी सर। 1-2 के बता दीजिए। सर विचित्र मंदिर सर, ऐसे एक विचित्र और सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिरला मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं? सर बिरला मंदिर जयपुर में ही स्थित है, रामबाग चौराहे से के आगे वाले चौराहे पे। एंड ये पूरा मार्बल से कंस्ट्रक्टेड है एंड ये विष्णु भगवान जी हैं उन पे। किसने बनवाया था ये? सॉरी इसका क्या स्पेसिफिसिटी है इसकी, विशेषता, मुख्य विशेषता अगर आपसे एक लाइन में पूछे तो बिरला मंदिर की क्या है? सर आर्किटेक्चरल ब्यूटी एंड जो नेक्स्ट। हाँ सर ये एक हिल टॉप के पास में एक हाई प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट सवाल मेरा, यस आरएएस अच्छी सेवा है सर, आप बता रहे थे सर को, यस क्यों है आरएएस अच्छी सेवा, बाकी सेवाएं अच्छी क्यों नहीं है? सर 3 कारण बता दीजिए, पॉइंट आउट करते हुए, बिल्कुल स्पेसिफिक रहे आप। यस पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। यस सर आरएएस सबसे पहले तो राजस्थान की एक मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विसेज है एंड इसका एक पार्ट बनना है कॉमन। किसने दिया इसको प्रेस्टिजियस का अवार्ड कि भाई यही प्रेस्टिजियस सर्विस है? और सर ने तो पूरा जीवन निकाल दिया है कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने में, वो प्रेस्टिजियस नहीं है सर। सर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विसेज है एंड जो जनरल सोसाइटी है उस टाइम पे मतलब आरएएस
का एक चार्म है। तो क्यों इतना चार्म? सर क्योंकि आरएस जो मतलब कहानियां छोड़ के पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 बताएं। सर सबसे पहले तो एक ये प्रेस्टिजियस सर्विस है। सेकंड इसमें सर सोशल वेलफेयर का एक आपको एक ये प्लेटफॉर्म देती है। शिक्षा सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर है जी सर, बट सर ये क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा आंदोलन है जो दुनिया को अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर जाता है। उससे ज्यादा प्रेस्टिजियस हो क्या सकता है, और उससे अच्छा सोशल वेलफेयर क्या हो सकता है? तो क्यों नहीं दिया एक शिक्षक को इतना बड़ा दर्जा? सर शिक्षक का दर्जा बहुत बड़ा है एंड बट जैसे आरएस है तो हर कोई तो शिक्षक बनने के पीछे नहीं भाग रहा। सर इंडिया में तो टीचर्स की संख्या काफ़ी है एंड इसके अलावा सर जैसे आरएस की हम अगर बात करते हैं तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी काम करता है। जैसे शिक्षक होते हैं वो आपको एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म करके आपको शिक्षित बनाते हैं एंड आरएस जो होते हैं वो बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करके जनता के हित में काम करते हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, मुझे आपकी भावनाएं राष्ट्रवाद के खिलाफ नजर आती है और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाली नजर आती है। ऐसा कैसे कह दिया मैंने? आप ही बताएं, अब तक आपने ऐसा कौन सा सवाल का जवाब दिया जिससे मेरी ऐसी धारणा बनी कि आप क्षेत्रवाद के ऊपर ज्यादा हावी हैं और राष्ट्रवाद एक अखिल भारतीय अखंड भारत के निर्माण में बाधक है? कैसे? हाँ सर, पहले तो ये सोच के बताएं, इस दरमियान आपने कौन सा आंसर ऐसा दिया होगा जिससे मेरी ऐसी धारणा बनी आपको लेकर? सर वो शायद आरएस और आईएएस वाली जो सर्विसेज है उसकी वजह से सर उसका ऐसा इम्प्लीकेशन नहीं था जैसा मैं अगर गलती से एक ऐप को लगाओ। एक्चुअली में आरएस का सर एग्जामिनेशन अभी जो है वो मेरे अनुरूप मैंने उसकी पढ़ाई की थी तो इस वजह से मैं उसको ज़्यादा परस्यू कर रहा हूँ एंड अभी यूपीएससी की मेरी इतनी तैयारी नहीं हुई है, इस वजह से मैंने उसको अभी थोड़ा सा कम ध्यान दिया उस पर। बस यही रीज़न था। नहीं, आपने कहा था कि आरएस बन गया तो राजस्थान में रहूंगा और वो हो गया तो कैडर डिसाइडेड नहीं होता। तो यही तो भावनाएं हैं जिनकी वजह से हम आज भी एक अखंड भारत का निर्माण भावनात्मक रूप से नहीं कर पाए, है ना? पॉलिटिकली कर पाए, मैप ड्रॉ कर पाए, लेकिन भावना के आधार पर देश प्रथम ये अभी तक नहीं आ पाया। आप ही ने कहा। यस यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी विशेष क्या समस्या है, एक पर्टिकुलर समस्या मुझे आप बता दीजिए जिसके कारण ब्यूरोक्रेट्स आज तक पॉलिटिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं कर पाए। वो बायसनेस होती है। क्या है देश के सिस्टम में ऐसी एक सबसे प्रमुख समस्या है? सर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो कहानी नहीं, टू द पॉइंट बताएं। जैसा जब ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिकल पार्टीज के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ में काम करते हैं तो बेसिकली एक उनके साथ में रहता है जो इंसान, उनको उसकी तरफ इंक्लिनेशन आ ही जाता है सर। तो एक ये रीजन रहता है कि वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं रख पाते। और क्या मुख्य कारण हो सकता है, सोचिए। सर एक राइट टू वोट है जो हमें मिलता है। और सोचिए क्या मुख्य वजह हो सकती है। आज भी देश में टीचर से लगा करके आईएएस तक के ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिटिकल बेसिस पे होता है। यस सर। तो कितनी भी कोशिश करें, कैसे बायसनेस मेंटेन करेंगे आप? मतलब कैसे आप न्यूट्रलिटी मेंटेन कर सकते हैं? पॉलिटिकल रिटेलिएशन आपको झेलना पड़ सकता है सर। बिल्कुल, और यही है मेन वजह। तो आपको रखना पड़ेगा इंक्लिनेशन जो भी पार्टी है उसके प्रति, जी सर। है ना? खैर, केशवानंद भारती केस की बात चल रही थी। यस, क्या था ये एग्जैक्ट इशू क्या था? सर इसमें ये जो पार्लियामेंट है वो अमेंड करना चाह रही थी जो फंडामेंटल राइट्स और इन इशू क्या था? केस। कौन थे केशवानंद भारती? क्या मामला हुआ था? कहां से कैसे चला था? और क्या मेन कोर पॉइंट क्या था जिसके बाद में वो पहुंचता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच माना जाता है उसको? यस सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। 13 मेन इशू बताएं सर। केशवानंद भारती जी जो है वो राजस्थान। नो, केरल का केस था। सॉरी सर, केस के बाद में एक्चुअली मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं। ठीक है, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आजकल बड़ा चर्चा में चल रहा है बेसिक स्ट्रक्चर। जी सर। सर डिफाइन कर दीजिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है?
सर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की एक अवधारणा दी थी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया था। लेकिन अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, जो कोर वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, जो आत्मा होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनती है, लाइक सॉवरेनिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया, सेक्युलरिज्म एंड। और मैं आपसे कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसाइड नहीं किया या डिफाइन नहीं किया, आप डिफाइन करके बता दो तो कैसे डिफाइन करोगे? सर ये वो कोर वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिनको अगर हम चेंज कर देंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक फंडामेंटल जो आत्मा है वो चेंज हो जाएगी बेसिकली। कैसे? सर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, उन्होंने जो एक देश को लेके इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, जो बातें रखी थी, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती तो कहीं ना कहीं ये चेंज हो ही जाता। केशवानंद भारती केस के अंदर ऐसा क्या कहा था जो मैन जो चेयरपर्सन थे उन्होंने? सर इन रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर। और वही मैं मानता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, जो उन्होंने डिफाइन तो नहीं किया लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन भी वही है। yes. सर बेसिक स्ट्रक्चर की उनका एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जयपुर के प्रसिद्ध त्योहार बताइए। सर छोटी तीज। ओके। सर जैसे एक काइट फेस्टिवल होता है वो, गुड। एंड एलिफेंट फेस्टिवल। पतंग से जिंदगी में क्या सीख सकता है? सर पतंग से एक सबसे पहले तो हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम बहुत ऊंचाई पर भी हैं तो भी जो डोर है वो किसी और के हाथ में होती है, और हमें अहंकार। और हमारे जीवन में क्या है वो? सर वो अहंकार है। हमारे जीवन में हम बहुत ऊंचाई पे हैं फिर भी डोर किसके हाथ में? सर ईश्वर के हाथ में। गुड। तो तो जितने भी लोगों को अपन देखते हैं जो मतलब इतना ईगो, किसी इंसान को इंसान नहीं मानना, वो ब्रह्म में नहीं जी रहे क्या? सर बेसिकली ये है कि वो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है कि एक वो उनको ग्राउंडेड रहना चाहिए, भगवान के प्रति एक सरेंडर की भावना होनी चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि। अच्छा, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? सर ये एक तरीके से मॉरल कंपास होता है अपने अंदर, जो अवेयर करता है सारी चीजों को। मैं वॉइस ऑफ कंसाइंस की बात नहीं कर रहा, मैं सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ, और आप जवाब वॉइस ऑफ कंसाइंस का दे रहे हैं। हाँ सॉरी सर सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अवेयर रहना खुद के प्रति और अपने समाज के प्रति और आपके जो एक्शंस हैं उनके प्रति। शंकराचार्य ने इसका कौन सा मेथड बताया? सेल्फ कॉन्शियसनेस का? सर सॉरी सर। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, व्हाट इज द मेन बेसिस जिससे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत हो जाती है? सर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसका बेसिस क्या है? सर इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से एनर्जी है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके। देन इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक फॉर इलेक्ट्रिसिटी। यस। टेल मी अबाउट द ओम्स लॉ। जी सर। सर when a current is passed through a conductor, the voltage is कंडक्टर और क्लोज्ड सर्किट? सर बेसिकली एक जो कंडक्टर होता है उसके दो पॉइंट्स अगर हम लें एंड अगर उनके बीच में हम अगर वोल्टेज डिफरेंस लाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो करंट है वो होता है। ऐसा क्यों होता है? सर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर में एक पोटेंशियल डिफरेंस लाते हैं, उसकी वजह से। यही तो पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है? सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होते हैं? छोड़िए, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस का साइन क्या होता है? साइन लाइक ओम। थोड़ा सा हाथ से बनाकर बताएंगे कैसा होता है उसका साइन? सर ऐसे ऐसे है ना सर। ऐसा साइन भारतीय दर्शन में किसी देवता के प्रति भी है। प्रमुख देव जो 3 मेन डाइटीज थे उनमें से एक। तो क्या कॉपी किया है क्या उन्होंने?
सर कह सकते हैं ओम, एक अपने हिंदू कल्चर में भी एक ओम शब्द से ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस आप कह रहे थे, सर ने जब पूछा बी और बीटेक में क्या अंतर है, आपने कहा सर एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल है। तो पहले तो जितने भी लोग थे 90s से पहले या 80s से पहले, उन्होंने तो बी किया, जी तो क्या प्रैक्टिकल नहीं थे क्या, थ्योरेटिकल ही थे क्या वो? सर। बीटेक में अब थोड़ा ज्यादा अब प्रैक्टिकल एंड जो और इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट दे दिया हमने तो बी थे सर वो लोग। सर बेसिकली जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, प्रैक्टिकली आपको जो समझा सकता है वो बीटेक में थोड़ा ज्यादा होता है। आपको जैसे तो मतलब वो थोड़े कम थे, यही तो मेरा सवाल है। नो सर, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ज्यादा हो गया उनको एक तरीके से। प्रैक्टिकल आप कैसे देखते हो उस टाइम पे, थोड़ा सा इसका एग्जैक्टली फिर वही बात हुई, तो इसका मतलब जो पहले इतने एम विश्वेश्वरैया साहब, इतने बड़े बड़े लोग हुए इंजीनियर्स, तो वो मतलब टोटल थ्योरेटिकल थे, प्रैक्टिकल तो थे ही नहीं, यही तो निष्कर्ष हुआ इस बात का। सॉरी सर, इसका तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा लास्ट सवाल, लाइन लॉसेस आपने बताया, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होता ही क्यों है? सर बेसिकली ये कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी होता है। क्या बेसिक प्रिंसिपल है इसके पीछे? सर एक तो एडी करंट। गुड, नेक्स्ट। सर जब करंट, व्हाई दिस इज कॉल्ड एडी करंट? सर ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे है, उन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, तो उसकी डिजाइन अपने पैर की एडी की तरह होती है? नो सर, ADEDDY होता है सर। ये एक स्पाइरल टाइप से मतलब कंडक्टर के सरफेस ओके, पे। इसकी वजह क्या होती है? सर अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। चर्निंग इफेक्ट का नाम सुना? जी सर। चर्निंग इफेक्ट? नो सर, मतलब सुना है बट अभी ऐसे हो गया। ठीक है, एक बताएं, हम कहते हैं आजकल हर तरफ सुनते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जी सर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर अभी बेसिकली ये कलयुग की एक तरीके से अवधारणा है कि कलयुग में इंसान में चेंजेस तो आए हैं। हाँ, जो पुराने युग, क्या चेंज आया? सर अब थोड़ा सा वो एक सेल्फिश बन गया है। बोला जाता है कि वो अपना खुद का इंटरेस्ट पर थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो Yes, 1700 के आसपास ही बोल देते हैं इंसान सेल्फिश है। जी सर। हाँ तो आज क्या बात तो सर, सही है। वो तो ये कलयुग ही था उस टाइम पर भी। तो आपने कहा अभी थोड़ा सा चेंज आया है। सर अभी मटेरियलिस्टिक भी हो गया है। जैसे काफी सारी चीजें हैं जो चेंज हो गई है इंसान के उसमें, पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा देखना, मटेरियलिस्टिक। लेकिन ये सब जगह नहीं है। कई लोग आज भी उतने ही अच्छे हैं जितने, कई लोग मटेरियलिस्टिक हैं, कुछ लोग आज भी बचे हैं, आप ऐसा कहें? सर सही है ना, कई लोग मटेरियलिस्टिक हैं, कुछ लोग बचे हैं। कुछ लोग। इतना बदलाव तो सर ने अपने ही जीवन की यात्रा में देख लिया होगा। काफी काफी ठीक है, ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, थैंक यू आप जा सर। सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आइए उत्कर्ष, आइए उत्कर्ष। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपसे जो हमने बात की जी सर। वो कैसी लगी आपको एजुकेशन? सर अच्छी थी, काफी अच्छा लगा सेशन, एंड थोड़ा डेप्थ में भी था एंड एंगेजिंग भी था। डेप्थ में था, लेकिन आपने डेप्थ तक का जो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको डेप्थ तक तैयार नहीं किया, ये आपने थोड़ा सा महसूस किया होगा है वो क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं वो जब हमने पूछा तो उसमें थोड़ा सा एक जो जवाब नहीं आ रहा है, जिसके लिए आप कंफर्म नहीं है, उनके लिए बिल्कुल मना कर दें, जिससे वो चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। ओके सर। बाकी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है। ओवरऑल यदि हम इवेलुएट करें ना इसका, वो बहुत अच्छा है। बीच में कई बार ऐसा लगा कि जैसे कैजुअल हो गए, वो नहीं करना है। जो चेहरे पे आप जो मुंह को बार बार यूं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इसको बचाना है, इसको बचाना है। बाकी आप में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इलेक्ट्रिकल क्या है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जी सर। स्मार्टफोन के लिए डिमांड की, लोगों ने विरोध किया तो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया वो प्लान। जी सर। स्मार्ट मीटर में लगाएंगी, तो इसका मतलब तो गवर्नमेंट खुद संदेह के घेरे में आ जाती है। आपको बिजली की चोरी के लिए रोकने के लिए कहा, बिजली की चोरी है वो
आप बिजली फ्री बांट रहे हो, उसको तो बंद करो। सही बात। 3 फेज जिसने बिजली ले रखी है वो चुकाने की स्थिति में है बिल, जी उसको क्यों दे रहे हो आप 200 यूनिट्स की सब्सिडी क्यों दे रहे हो? पिछली गवर्नमेंट ने वो सबको सब्सिडी दे दी। निःशुल्क। जिसके 5 लाख रुपए महीने की इनकम है वो भी 200 यूनिट है वो बिजली फ्री ले रहा है, जी सर। तो उसको उसकी जरूरत नहीं है। जी सर। जो नीडी है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन नीचे है, जो अंत्योदय योजना में है, उनको आप वो बिजली की सब्सिडी दें, जी। उनके लिए तो बेनिफिशियल है। जी सर। लेकिन एक जो इनकम टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स चुका रहा है, उसको लिए क्यों दिए जा रहे हैं इस तरह के जो इनके जो घाटे बढ़े हुए हैं, इसको थोड़ा सा तो मैनेज कर सकते हैं। जी सर। और एक जागरूकता जो है उसमें, जैसे आप कहते हैं कि जागरूकता से ही है वो थोड़ा सा है वो चेंज ला सकते हैं हम। जी सर। ओके सर, एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक ही तैयार किया था क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया अभी पढ़े हुए, तो जैसे कंसेप्ट बहुत इतने में ये तो खुद उसी फील्ड से हैं तो सर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर, इसलिए थोड़ा तो है, मैं तो नहीं हूँ तो भी मैंने तो जनरल सी चीजें पूछी थी। चलो सर तो है, डीपली पूछ सकते हैं। जी। मैं तो जनरल कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ, जी। और कॉमर्स का विद्यार्थी होते हुए भी मैंने जो पूछा आपको, जी। आप उसी में भी मतलब एक तरह से डगमगा रहे नहीं, थे। आप जो है ना, कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल आप मना कर देते तो वहीं खत्म हो जाते, बस। उसमें जो आपसे फिर और पूछा नहीं जाता, जिससे, और सब चीजें सबको नहीं आती हैं, जी तो ये थोड़ा सा आप है ना देखो, मना करोगे ना, वो बहुत अच्छा लगेगा, बोर्ड को भी अच्छा लगेगा कि इस बारे में है वो क्लियर नहीं है, इसलिए बस, मना कर रहे हैं। सर। वो मैं कौन यही- सा क्वेश्चन था जो आप बोल रहे हैं, आपने जो कौन सा मना कौन सा कर सकता था मैं? और मुझे ऐसा लगा मैंने सर के तो काफी क्वेश्चन मना कर दिए थे। जैसे लास्ट को के नहीं, मेरे को नहीं कह रहा, मैं बोर्ड की बात बता रहा हूँ। केशवानंद भारती केस की डीप ये पूछ रहे थे, आप कंफर्म नहीं थे, बिल्कुल मना कर दे, सब इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। कोशिश भी क्यों कर रहे हो उसमें, मतलब क्यों टाइम खराब? क्योंकि वो वैसे ऐसे केस हैं कि वो रिकॉल तो हो ही नहीं सकते। सर उसका हम डायरेक्ट रिजल्ट ही पढ़ते हैं, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान वैसे तो होनी चाहिए, बट भाई मैं इस इंटेंशन से बैठा हूँ, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ओके। आप समझो, बोर्ड में भी एक मेंबर 2-3 सवालों में ऐसा होता है कि अच्छा बहुत जवाब दे दिए, अब मैं थोड़ा चुप, मतलब मैं ये चेक करने की कोशिश करता हूँ कि जब जवाब नहीं आ रहे तब ये कैसे रिएक्ट करता तो है। वो खुद सेटिस्फेक्शन महसूस करता है उस वक्त, जो मेंबर है ना वो खुद देखता है, हाँ मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो अभी जिसका जवाब नहीं आया। नहीं, उसके 2-3 मुद्दा रीजन ये है। भी नहीं है, मुद्दा ये भी है ना कि भाई- आप जो अगर एसडीएम बन जाओगे जी सर। तो आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखोगे जो कभी देखी ही नहीं है, जी सर। जिनकी कभी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है, तो वहां आप क्या रिएक्ट करोगे, तो वहां आपका रिएक्शन क्या होगा, वहां कैसे क्या करोगे, तो वही चीज तो यहाँ देखना चाह रहे हैं कि वहां आप हैंडल कर पाओगे कैसे नहीं कर आप पाओगे। अननोन अगर आपको कोई आप वो आरएस और आईएएस वाले में भी कंफ्यूज थे। हाँ जी सर वो उस क्वेश्चन में कंफ्यूज सर थे। उसको मैं और अच्छे से एक बार देख लूंगा। सर, क्षेत्रवाद की भावना से तब तक लगाओ बहुत अच्छी बात है, हम अपने आप को जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं जब तक कि वो पृथकतावाद में तब्दील नहीं हो। रीजनलिज्म जब सेपरेटिज्म की भावना में आ जाए तो गलत है सर। उससे पहले तो अच्छी अच्छी बात है, महाराणा प्रताप इसका एग्जाम्पल है। ओके सर, ये पॉजिटिव आप बात ही समाप्त। लेकिन अखंड भारत के निर्माण में सर भावनात्मक रूप से मैं आज भी साथ हूँ, और जी मैं Nation first। इसको और अच्छे से क्योंकि आपने वो स्कोप दे दिया था सर के जवाब देते टाइम जी सर। कि वहाँ कैडर का चक्कर होता है, यहाँ मैं राजस्थान में रहूंगा, ये हंसा दिया आपको। सर, वो मेरे साथ पहली बार ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था तो मैं ऑन स्पॉट आंसर दिया, तो शायद इस वजह से थोड़ा इसलिए आप ये भी आंसर दे सकते हैं कि मुझे आईएएस में मौका मिलेगा तो मैं आईएएस में हाँ, जाऊंगा सर। वो बात वहीं खत्म हो जाती है एक ही लाइन में। ये इसका सर सबसे आपने कहा था आरएस छोड़ दोगे, तो फिर मुझे लगा हाँ, तो बिल्कुल उसका हाँ, जवाब देते हैं, ओके। बिल्कुल छोड़ूंगा सर। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। उसकी जितनी पोटेंशियलिटी है उसको एक्चुअलिटी में तब्दील करना चाहिए। वो सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पे नहीं, समाज के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पर भी योगदान देता है सर, जी सर। है ना। और उसका मैं अकेला अपवाद नहीं हूँ। जिस व्यक्ति को ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली उसमें सर प्रत्येक में ऐसा कोई केस देखा आपने जिसका कि आईएएस में हो गया, जो आरएस रहेगा, आरएस ही रहा है वो? करना चाहिए। कोई नहीं ठीक है सर। और मैं अपने कार्य के साथ पूरा जस्टिस करूंगा सर। हाँ, बस ये लेकिन अपनी संभावनाओं को भी आगे बढ़ाऊंगा, और सर ऐसा करके मैं अपने मूल कर्तव्य का ही पालन कर रहा हूँ। आपने क्या किया, आपने अपने आप को बचाने की कोशिश करी कि नहीं सर मैं आईएएस बनूंगा तो नहीं जाऊंगा। मैं आपको पूछने भी वाला था जी, जी। कि क्या आप लिखित में दे सकते हैं, जी है ना। नहीं वही अपनी बात इसका मार्किंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यदि आप आईएएस के लिए कह रहे हैं तो वो भी जानते हैं कि आईएएस प्रैक्टिकल आंसर तो प्रैक्टिकल आंसर ही होता है भाई। वो जीवन की सच्चाई तो सच्चाई सच्चाई है रहेगी, ये। चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे और कोई भी आंसर दे।
थोड़ा ऑनेस्ट रहना इसमें ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और अगली चीज जैसे विशाखा, तो वही नहीं पता तो क्यों तुक्का मार रहे हो, उसमें या अगर मार भी रहे हो तो उससे पहले एक बार परमिशन लो, सर कहना है यस मैं श्योर तो नहीं हूँ। ओके यानी इसका मतलब आपने क्या सोचा कि सर को पता नहीं होगा। बरगलाने की कोशिश एमबीएम का पूछा तो आप कह रहे हैं कि वो, तो इसका मतलब क्या, भाई सर कुछ अमाउंट दिया था उन्होंने, लैक्स में था, बट मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। जी सर, मैं थोड़ा सा आप स्पेसिफिक ये अमाउंट बताए, जब कंफर्म नहीं है तो बताना ही नहीं बताना चाहिए। है। है ना, क्योंकि मेरे काफी दोस्त हैं एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से, जी। तो ऐसी चर्चाएं जब दोस्त बैठते हैं तो बात चलती 5 लाख का ही था वो। रहती है क्यूरियोसिटी को देखते हुए, है ना। जी सर। तो आप समझ रहे बात को। अगली चीज, एक क्वेश्चन का आंसर वो आपने बहुत प्यारा दिया था, हाँ वो बहुत कन्विंसिंग था, सारे पाप धुल गए उससे आपके। हाँ। पतंग से जीवन में क्या सीख सकते हैं, जी है ना, कि कुछ भी हो, कितनी भी ऊंचाई पे हो, डोर किसी और के हाथ में होती है, और कितनी भी ऊंचाई पे चले जाओ एक दिन तो कटना है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। जीवन का अंत होना है और वापस से जमीन पर भी आना जी है ना, तो इस भ्रम में नहीं जीना है। अगली बात जो थी, एक जो ये पूछा था मैंने, यार थोड़ा सा टेक्निकली सोचो, जितना बेसिक्स पे जाओगे ना जी सर। उतना आंसर मिलेगा। मैंने हर सवाल में आपको हिंट भी देने का प्रयास किया, और जितना टेक्निकल सवाल होगा ना, मैंने देखा इंटरव्यू बोर्ड भी कोई ना कोई हिंट देकर छोड़ता है उस क्वेश्चन में। यस सर। तो मैं कह रहा हूँ 10th क्लास में जाइए, तो आप तुरंत सोचिए ना 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज क्या पड़ी थी। जी सर। नंबर ऑफ यूनिट को तो मैं कैलकुलेट कर ही सकता हूँ कि मेरे घर का कंजम्पशन इतना है। सर ऑलरेडी हिंट दे रहे हैं कि भाई पिछले 2-3 महीने का क्या, मैं पिछले 2-3 साल की भी हिस्ट्री ट्रेस कर सकता हूँ कि मेरा बिल इतना आया था, तो ये बिल में आता है एवरेज हाँ। बिल आपका, जो उसमें जो पिछली हिस्ट्री हाँ। आ रही है आपकी बिल की। वो तो चलो 2-3 महीने की आती है, मतलब मैं अपनी पुरानी भी, हाँ मैं अपनी पुरानी भी तो हिस्ट्री दे सकता हूँ ना आपको। जी सर, बिल्कुल सही बात है, मैं इनका ध्यान देखो रखूंगा। ओवरऑल एक ही चीज है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि 27 तारीख को आपका इंटरव्यू है। जी सर। ओवरऑल एक ही चीज है, एंड कहीं नहीं है, यहाँ जो पूछा गया जरूरी नहीं वो कुछ क्वेश्चन पूछे जाए। जहां नहीं आ रहे, जो आप कर सकते हो उसकी बात कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिकली। अभी आपके पास में टाइम ज्यादा है नहीं, तो ज्यादा उलझने की कोशिश करना भी मत, एंडलेस चीजें हैं। लेकिन जहां नहीं आ रहा है वहां आप स्पष्टली सॉरी कहें, सॉरी मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, और आगे बढ़े। इससे आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा, और ये झलकेगा कि आप बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बस। और उससे रिलेटेड फिर कोई क्वेश्चन भी आगे नहीं पूछा जाएगा। अब जितने सहज दिखेंगे, जितने प्रैक्टिकल दिखेंगे, जितने सजग दिखेंगे, जितने हैं वैसे दिखेंगे ना, उतनी मार्किंग अच्छी होगी। और मैं उसकी वजह भी बताता हूँ आपको क्यों नहीं था, वो जो आप बाहर काम कर रहे थे ना, वो थी वजह। इंटरव्यू से 2 घंटे पहले तक सब चीज छोड़ दें, माइंड को नेचुरली प्रोसेस करने दें चीजों को जो याद है। हमेशा अपना ब्रेन एक चीज पे काम करता है कि आप अंदर आ रहे थे उससे पहले तक कॉपी में पढ़े जा रहे हैं कि वो होगा, तो ये कोई प्रीकार मेंस का एग्जाम थोड़ा ना कि वही सवाल होगा। ये तो वो नेचुरल जो माइंड की एक प्रोसेसिंग चीज है वो तो आने दो। अपन न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो 1 घंटे तक अपने न्यूज़पेपर की बातें दिमाग में रहती है, बाकी वो कोई थॉट नहीं आ पाता। तो लेयरिंग प्रोसेस में माइंड काम करता है, तो इसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। एटलीस्ट 2 घंटे पहले आप सब चीज छोड़ दो, कुछ नया नहीं पढ़ना। इसलिए रात को जिस दिन हो ना 26 की नाइट में पूरे रिलैक्स होके सोना आप, बिल्कुल फ्रेश रहोगे आप। सेरेमिक एकेडमी बाकी फिजिकल अपीयरेंस आपका बहुत अच्छा है कि एडमिनिस्ट्रेटर की लायक जैसे ये खुद बैठे हुए हैं। सर ओवरऑल मतलब अगर देखा जाए गुड परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस। देखिए मेरे सवालों को आप छोड़ दीजिए, बाकी सर के जवाब सवालों का आपने काफी हद तक अच्छा आंसर भी दिया, और मैंने आपको मकसद बता ही दिया कि हम तीनों में से कोई ना कोई एक दिन ऐसा कार्य करता है कि वो स्ट्रेस देके ये कैसे बियर करते हैं या चीजों को कैसे डील किया जाता है। थोड़ा सा एनर्जी लेवल इनके क्वेश्चंस में डाउन हुआ, ये हम ऑब्जर्व कर रहे थे, डाउन हुआ था, मुझे आपके चेहरे पे आ गया था वो जो, ताकि मेन आरपीएस इंटरव्यू जैसे सिचुएशन भी तो हो सके, क्योंकि वहां ऑलरेडी वैसे प्रेशर रहता है, यहाँ तो वो नेचुरल प्रेशर तो थोड़ा कम रहता है कि कौन सा इससे सिलेक्शन होने वाला है, तो वहां ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है कि भाई मेरी जिंदगी डिसाइड होने वाली है। फिर अगर उसमें 2-3 सवालों का लगातार जवाब नहीं आए तो आदमी के, आप नहीं मैं भी उधर बैठा हूं तो पसीने आ जाते हैं। अब उस सिचुएशन में ये स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, क्या कंफर्ट रहते हैं, वो चीज चेक की जाती है। इसलिए कुछ लोगों का 2-4 सवालों में जरूर मकसद होता है, अगर 2-4 सवाल के लगातार जवाब दे दिए तो अब मैं जवाब नहीं देने दूंगा। जी सर, आप कैसे डील करते हैं सिचुएशन को, दैट्स द पॉइंट। बाकी कोई मकसद आपको परेशान करना नहीं सर, सही, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रखा। जब आपने मुझसे हवा महल वाला पूछा था तब मैंने जब उसका आंसर दिया तो मुझे लगा मैं काफी वॉइस लो गई है। फिर मैंने थोड़ा खुद को अवेयर किया कि नहीं, थोड़ा सा वापस उसमें शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा और प्रकाश हवा सर याद था, पढ़ा था, बट वो फैक्चुअल ये उनको भी पता है कि सब चीजें सब याद नहीं रह सकती, इस आधा घंटे में क्या क्या कर लेंगे हम।